एज ऑफ प्रोपेगेंडा एक ऐसी किताब है जो कि छल कपट की दुनिया जिसे प्रोपेगेंडा के नाम से जाना जाता है उसको गहराई में झांकती है। यह बुक उस तमाम टेक्निक्स को सामने लाती है जिसके सहारे से प्रोपेगेंडिस्ट्स लोगों के ओपिनियंस को चेंज करते हैं और यह भी बताती है कि किस तरीके से ये टैक्टिक्स यानी दावपेच आपकी एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। दोस्तों, इस किताब के ऑथर हैं एंथोनी प्रेचकैनिस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज में एक प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ एक एडवर्टाइजिंग और पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी हैं। प्रोपेगेंडा को पहचानना और उससे निपटना। हाँ दोस्तों, आइए और पहचानते हैं प्रोपेगेंडा को और उनसे निपटते हैं। अगर डिक्टेटर्स और अथॉरिटेरियन लीडर्स को छोड़ दें, जिनका कि हर एक कदम एक कानून बन जाता है दोस्तों, बाकी के जो लोग पावर में हैं वो अक्सर ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं जो पर्सुएशन और प्रोपेगेंडा कहलाता है, जो कि उनके एम्स को पाने और जनरल पब्लिक को बोर्ड पर लाने के काम आता है। बहुत ही केयरफुली वो दुनिया के बारे में हमारे व्यूज को ब्रेन वॉश करके हमें अपने इशारों पर नचाते हैं, अक्सर बिना हमें पता लगे बगैर। हाँ दोस्तों, लेकिन पर्सुएशन और प्रोपेगेंडा सिर्फ पॉलिटिक्स के गलियारों तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट हम तो डेली कंपनीज और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोपेगेंडा के शिकार होते हैं, जिनमें से ज्यादातर कहिए कि इस तरीके से डिजाइन की हुई होती है कि वो हमें हमारे बेटर जजमेंट के अगेंस्ट हमें खरीदारी करने पर मजबूर करती है या हमें दिखावों के जरिए लुभाती है। गुड न्यूज ये है दोस्तों कि हम इन प्रोपेगेंडा को समझ सीख सकते हैं, जो कि हॉट एयर की तरह होती है। प्रोपेगेंडिस्ट्स की टेक्निक्स और चालों को एक्सपोज करके हम एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं और बेटर चॉइसेस बना सकते हैं। पर्सुएशन लॉजिकल सोच पर बनाई जाती है और डिफरेंट नजरियों पर इसका जोर होता है। हाँ दोस्तों, पर्सुएशन लॉजिकल सोच पर बनाई जाती है और डिफरेंट नजरियों पर इसका जोर होता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं दोस्तों। लोग लगातार दूसरों के डिसीजंस को एक या कोई दूसरे तरीके से काबू करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन यह इतना बेहुदा भी नहीं है जितना कि लगता है। पर्सुएसिव टेक्निक्स के यूज से डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करके ये लोग हमें इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने को ऑफर करते हैं। ऐसे पर्सुएडर्स लोगों को किसी इशू पर इस पर्पस से उनके हाथों में काफी कुछ इंफॉर्मेशन थमा देते हैं जिससे कि वे लॉजिकल चॉइस कर सके। एक टिपिकल पर्सुएशन टेक्निक आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट दोनों को ही बताती है, ताकि एक के फैक्ट के सपोर्ट से इमीडिएटली दूसरे के काउंटर आर्ग्यूमेंट को डिसअप्रूव किया जा सके। तो इस तरीके से पर्सुएशन अक्सर लॉन्ग डिस्कशंस का एक रिजल्ट होता है, जिसमें एक पर्सन का ओपिनियन दूसरे के सॉलिड आर्ग्यूमेंट से एक्टिवली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पर्सुएडेड पर्सन को यह क्लियर हो जाता है कि उसका ओपिनियन चेंज हो सकता है और वो इससे कंफर्टेबल है। आर्ग्यूमेंट का यह मुद्दा प्रोसेस हुई इंफॉर्मेशन के सेंट्रल रूट पर बेस्ड होता है, जो कि डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है और जो कि सक्सेसफुल पर्सुएशन के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, इस फोकस की वजह से कुछ लोग जिस बारे में वो बात कर रहे होते हैं उसके मैसेज पर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और फिर वे अपनी पूरी मेंटल फैकल्टीज को मैसेज को समझने के साथ ही इशू पर अपने ओपिनियन के लिए रेडी रहते हैं। जब आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से होते हैं तो लोग डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को बेहतर समझकर एक एडुकेटेड डिसीजन लेने में कैपेबल होते हैं। हालांकि सभी आर्ग्यूमेंट्स ऐसे सीधे तौर पर नहीं बनते हैं दोस्तों। आगे आने वाली समरी में आप दूसरी वाइडली यूज की जाने वाली पर्सुएशन टेक्निक्स को सीखेंगे, जो कि इतनी फेयर तो नहीं है जिसे कि प्रोपेगेंडा कहते हैं, और आप इसे जहां चाहें वहां देख सकते हैं दोस्तों। लोग इसकी इंफॉर्मेशन को रियलाइज नहीं करते, इस वजह से वह प्रोपेगेंडा के मैसेज से कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पर्सुएशन के ऑपोजिट प्रोपेगेंडा लोगों को अपने ओपिनियन पर कायम रहने के लिए सही तरीके को पकड़ने पर जोर नहीं डालता है, बल्कि यह तो उनको बिना उनकी खबर के ही जकड़ लेता है दोस्तों। ऐसा करके प्रोपेगेंडिस्ट्स अट्रैक्टिव पैकेजेस में अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं, अपनी एक्चुअली कही गई बातों को छुपा जाते हैं। यह प्रैक्टिस एक पॉजिटिव लैंग्वेज के जरिए से की जाती है दोस्तों, और इंफॉर्मेशन को इस तरीके से अपीलिंग वे में फ्रेम्ड किया जाता है कि कंज्यूमर दिखाए गए वादों से भटक जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंज्यूमर्स उस बीफ को ज्यादा खरीदना चाहेंगे जिस पर 75% लीन ग्राउंड बीफ का लेबल लगा होगा,
बजाय ऐसे ही सेम प्रोडक्ट के जिस पर कि 25% फैट का लेबल लगा हो। सिमिलरली जब कंज्यूमर्स बस अपने क्रेडिट कार्ड सरचार्ज को अवॉइड करना चाहते हैं तो गैस स्टेशंस कैश परचेजेस पर डिस्काउंट का एडवर्टाइज करते हैं, जबकि पर्सुएशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की सेंट्रल रूट पर भरोसा करते हैं तो प्रोपेगेंडा पेरिफेरल रूट को यूज करते हैं, जो कि उस भटके हुए कंज्यूमर पर भरोसा करता है जिसको कि उनके रियल मैसेज का पता ही ना हो। जस्ट एक प्रोडक्ट को बेचने वाले एडवर्टाइज पर गौर कीजिए दोस्तों। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि कंज्यूमर को उनका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, और वो होता है उनकी डीप रिसर्च से। ऐसा करने के लिए वे ज्यादा से ज्यादा तरीके से कस्टमर की सेंसेस को पकड़ लेते हैं, जैसे रैपिडली चेंज होते हुए म्यूजिक या कोई कलर से। तो कई सारे कमर्शियल एड्स के बीच बंदा असल में अपनी चाही गई इंफॉर्मेशन की क्वालिटी पर फोकस नहीं रह पाता है। हाँ दोस्तों, ये फेयर तो नहीं है पर सच है दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी इन एड्स को इफेक्टिव बना देती है, यहां तक कि अगर लोग ब्रेक के दौरान कमर्शियल्स को आधा भी देख लेते हैं तो जबकि वह यह एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनके मैसेज पर कॉन्सेंट्रेट करें जो वह अपने माइंड में डालना चाहते हैं, तभी तो वह बार बार कैची जिंगल्स को चलाकर आपको उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए याद दिलाते रहते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम किसी स्टोर में जाते हैं तब आप जरूर ही उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। इसी वजह से तो एक पर्सन एक ब्रांड के ऊपर दूसरा ब्रांड भी खरीद लेता है, बिना किसी लॉजिक के खरीद लेता है दोस्तों। हजारों रुपए, लाखों रुपए इसमें लगा देता है। आफ्टर ऑल, सुनने पर कंसंट्रेशन के फेल होने का मतलब है कि लोग आपको सुन नहीं रहे हैं और ना ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। इस फेलियर का मतलब है कि ये सब चीजें लोगों के सबकॉन्शियस के थ्रू होकर जा रही है, जिसे कि वे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी और उनके द्वारा फैलाया गया मैसेज दोनों ही प्रोपेगेंडा के सक्सेसफुल होने में इंपॉर्टेंट है। सोर्स की क्रेडिबिलिटी और उनके द्वारा फैलाया गया मैसेज दोनों ही प्रोपेगेंडा के सक्सेसफुल होने में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो प्रोपेगेंडा दरअसल लोगों को मिसलीड करने के बारे में है, और भले ही चाहे जिस भी फॉर्म में क्यों ना हो, यह 4 तरीके के छल कपट यानी स्ट्रैटेजेम्स ऑफ इन्फ्लुएंस पर बेस्ड होता है। चलिए सबसे पहले शुरू के 2 पर विचार करते हैं दोस्तों, सोर्स क्रेडिबिलिटी और मैसेज। दोस्तों, सोर्स क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जो पर्सन मैसेज को रिसीव करता है वो उस मैसेज को सेंड करने वाले की तरफ झुकने को मजबूर होता है। प्रोपेगेंडिस्ट्स केयरफुली अपने मैसेज के लिए लोगों को चुनते हैं ताकि ऑडियंस को भटका सके और उनको प्रोडक्ट की फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस करने को जोर दे सके, बजाय उनके कहे गए वर्ड्स पर फोकस करके। इसकी सबसे क्लासिक ट्रिक है एक ऐसे ट्रस्टेड, रिस्पेक्टेड, प्यारे पब्लिक फिगर का यूज करना जो कि ऑडियंस से अपील कर सके। एग्जाम्पल के लिए, फेमस और चहेते एथलीट्स बहुत टाइम से ब्रेकफास्ट सीरियल्स को सेल करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। वह सभी अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए राइट ईटिंग के लिए जाने जाते हैं, और इसका इंपैक्ट यह होता है दोस्तों कि अगर वह कोई खास ब्रेकफास्ट सीरियल खा रहे हैं तो आपको भी वही खाना चाहिए। इस तरीके से एक एथलीट का एंडोर्समेंट बिना यह चेक किए बिना कि क्या वह हेल्दी है या नहीं है, सीरियल को खरीदने के लिए लोगों को कन्विंस करता है। दोस्तों, आप समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। प्रोपेगेंडिस्ट्स द्वारा यूज की जाने वाली सेकंड स्ट्रैटेजी है उनका मैसेज, जो लोगों को उनके पर्पस से मिसलीड कर देता है। दोस्तों, आफ्टर ऑल, भले ही उनका प्रोडक्ट बेस्ट ना हो, इससे प्रोपेगेंडिस्ट्स को कोई मतलब नहीं होता। वो तो आपके दिमाग में अपने प्रोडक्ट को बस बेस्ट बना देते हैं। तो इस गोल को पूरा करने के लिए जो बात यह बोलते हैं वो इतनी सच्चाई और पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ बोलते हैं, लेकिन असल में यह हकीकत को झुठलाते हैं। एस्पिरिन का कमर्शियल देखिए दोस्तों। एस्पिरिन बेचने वाली एक कंपनी दावा करती है कि कोई भी दूसरा एस्पिरिन का ब्रांड उनकी दवा से तेज असर नहीं करता, जबकि वे यह मेंशन करने में फेल हो जाते हैं कि कोई दूसरा ब्रांड स्लो तो असर कर नहीं रहा, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन तो सेम है दोस्तों, सब सेम ही असर करते हैं। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाकर लोग इस जाल में फंस जाते हैं और भरोसा कर लेते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट दूसरे सभी प्रोडक्ट से बेटर हैं। इस तरह लोग इस प्रोडक्ट के लिए जो एक्चुअली दूसरों के जैसा ही होता है ज्यादा पे कर देते हैं। प्रोपेगेंडिस्ट्स हमें अपनी ओर जकड़ के रखते हैं और हमारे डिसीजंस को गाइड करने के लिए हमारे इमोशंस को यूज करते हैं। हाँ दोस्तों, प्रोपेगेंडिस्ट्स हमें अपनी ओर जकड़ के रखते हैं और हमारे डिसीजंस को गाइड करने के लिए हमारे इमोशंस को यूज करते हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आपने अभी जस्ट सीखा कि कैसे प्रोपेगेंडिस्ट्स सोर्स क्रेडिबिलिटी और मिसलीडिंग मैसेजेस का यूज करते हैं। तो अब वक्त है
इन्फ्लुएंस करने के दो और छल कपट को समझना दोस्तों, प्री परसुएशन और इमोशंस। तो पहला है प्री परसुएशन। यह टारगेट में यानी लोगों में एक वल्नरेबल माइंडसेट क्रिएट करने का एक तरीका है। एग्जाम्पल के लिए टीवी पर जो वायलेंस का इनक्रेडिबल लेवल दिखाया जाता है उसका असल दुनिया में से कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों। टीवी पर जो क्राइम्स दिखाए जाते हैं वो रियल लाइफ में होने वाले क्राइम से 10 गुना ज्यादा भयानक होते हैं। फिर भी पॉलिटिशियंस क्राइम स्टोरीज की न्यूज को फ्लैश करने में ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि इससे उनके प्रोजेक्ट्स जैसे कि वॉर ऑन ड्रग्स पर पब्लिक सपोर्ट हासिल करने में हेल्प मिलती है और यह इकोनॉमिक इश्यूज पर से ध्यान भटका देता है दोस्तों, जो कि वर्किंग क्लास लोगों का सबसे बड़ा डर होता है। इस बीच यह स्ट्रैटेजी इन पॉलिटिशियंस को पॉपुलर कर देती है क्योंकि ड्रग क्राइम जैसे इश्यूज पर यह प्रोग्राम्स चलाकर माहौल को सेफ जो कर देते हैं वो। इसका दूसरा अच्छा एग्जाम्पल है गन कंपनीज। ये अपनी गन्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल करना चाहते हैं। जब इन फायर आर्म्स को टीवी पर मीडिया के द्वारा दिखाए गए क्राइम को दिखाकर यह कहकर प्रमोट किया जाता है कि यह एक ऐसा टूल है जो आपको डेंजरस वर्ल्ड से बचाता है। तो दोस्तों प्री परसुएशन एक पावरफुल टूल है। लेकिन आगे देखते हैं दोस्तों चौथा छल कपट यानी कि फोर्थ स्ट्रैटेजिम जो है इमोशंस। हाँ दोस्तों, जब लोग इमोशनल होते हैं तो वे अक्सर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो बिना उनके एक्चुअल रिजल्ट्स को जाने बगैर बस उनके दर्द को मिटा दे। उदाहरण के लिए मेरिल, कार्ल स्मिथ और एलन ग्रॉस ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें कुछ लोगों को दूसरे रूम में बैठे हुए लोगों को उनके गलत जवाब पर इलेक्ट्रिक शॉक्स देने थे। दूसरे पार्टिसिपेंट्स को दूसरे पर्सन के गलत जवाब देने पर सिंपली बस एक बजर को प्रेस करना था। इस एक्सरसाइज के बाद जिन वॉलंटियर्स ने गलत जवाब दिए थे या शॉक्स खाए थे पर एक्चुअली में उन्होंने शॉक्स नहीं खाए थे दोस्तों, और ये बात बटन को प्रेस करने वालों को मालूम नहीं थी क्योंकि वो जो शॉक खा रहे थे वो एक्टर्स थे, उनको पहले ही बता दिया गया था कि आपको ऐसी एक्टिंग करनी है कि आप शॉक खा रहे हैं। उनको लोगों के द्वारा बस उस बटन को प्रेस करने को पुश किया गया था जो कि गार्नर सपोर्ट को कॉल करती है सेव द रेडवुड फॉरेस्ट के लिए। तो जिन पार्टिसिपेंट्स को लगा कि वे दूसरे लोगों को शॉक दे रहे हैं, असल में वे लोग 3 गुना ज्यादा आगे बढ़कर उन कॉल्स को कर रहे थे, यानी उनके अंदर ज्यादा इमोशंस, ज्यादा एम्पैथी थी दोस्तों। मास मीडिया की एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोपेगेंडा के प्रति हमारे झुकाव को बढ़ा देता है। हाँ दोस्तों, मास मीडिया की एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोपेगेंडा के प्रति हमारे झुकाव को बढ़ा देता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों, इसमें कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है कि मॉडर्न वर्ल्ड एक मैसेज रिच एनवायरनमेंट है। हर दिन हम कई सब तरीके की डिफरेंट चीजों को कहते सुनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही मैसेजेस ऐसे होते हैं जो कई डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ आते हैं दोस्तों। ऐसे जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन की बाढ़ सिर्फ आगे हमारे देखने, सोचने और समझने की ताकत को लेजीनेस की ओर बढ़ाती है और हमें लॉजिकली सोचने में फेल कर देती है दोस्तों। इस माहौल में कई लोग इस एंटरटेनमेंट के पीछे एडिक्टेड हो जाते हैं, यानी एक ऐसा एडिक्शन जो कि मास मीडिया के द्वारा परफेक्टली परोसा जाता है। इनफैक्ट हम एंटरटेनमेंट के इतने आदी हो जाते हैं कि यहाँ तक कि हमें न्यूज़ भी एंटरटेनमेंट की फॉर्म में चाहिए होती है। पॉलिटिकल पॉलिसी या इकोनॉमिक प्रोसेसेस हमारे लिए बोरिंग न्यूज़ स्टोरीज बन जाती है दोस्तों, जबकि टेररिज्म, मर्डर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी मसालेदार न्यूज़ पब्लिक फिगर्स बन जाती है। हम जो इन सेंसलेस एंटरटेनमेंट की बाढ़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़्यादातर लोग डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स को सुनना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, हम में से बहुत से जब सीरियस न्यूज़ कवरेज का सामना करते हैं तो रियलिटी से भागने के लिए चैनल्स को बदलते रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग वह चीज़ें देखना और सुनना नहीं चाहते हैं जिसमें कि मेंटल एफर्ट्स लगते हैं। तो जो मैसेज हम पाते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पॉलिटिकल मैसेजेस अब ऐसे हो गए हैं कि जिन्हें छोटा कर दिया गया है और जो भले ही पावरफुल होते हैं लेकिन उनमें मीनिंग और रियल पर्पस की कमी होती है। लोगों का ध्यान से बैठकर सुनने के फेलियर की वजह से यह हो गया है कि पॉलिटिशियंस रेयरली ही सही तरीके से और डिटेल्ड में अपने मैसेजेस को डिलीवर करने में रेडी रहते हैं और वो लेजी हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके 1968 के प्रेसिडेंट कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि वियतनाम वॉर के थ्रू उन्होंने ऑनरेबल पीस को जीत लिया था। लेकिन इसका हकीकत में मीनिंग क्या है दोस्तों? एक ऑनरेबल पीस उन सभी चीज़ों के बारे में है जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है।
और निक्सन अपने विजन को जताना नहीं चाहते थे। एज अ रिजल्ट दो लोग जिनकी अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, उन्होंने और निक्सन के मैसेज की स्पीच ने उनके लिए वोट लेने का काम किया दोस्तों, क्योंकि वह दोनों ही यह सोच रहे थे कि वह दोनों की ही तरफ से बोल रहे थे। रैशनल बनने की हमारी ज़रूरत और सोशल एक्सेप्टेंस करने की चाहत को प्रोपेगेंडिस्ट्स हमारे ही अगेंस्ट यूज़ करते हैं दोस्तों। हाँ, रैशनल बनने की हमारी ज़रूरत और सोशली एक्सेप्ट होने की हमारी चाहत को प्रोपेगेंडिस्ट्स हमारे ही अगेंस्ट यूज़ करते हैं दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। ह्यूमंस नेचुरली एक सोशल और रैशनल क्रिएचर दोनों ही है दोस्तों, और प्रोपेगेंडिस्ट्स ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। ह्यूमन टेंडेंसीज की रियलिटी ही अक्सर लोगों को कई जाल में फंसा देती है, क्योंकि वो हमारे रैशनल बिहेवियर की आड़ में अपने बैड डिसीजंस को हम पर थोप देते हैं दोस्तों। स्मोकर्स को ही ले लीजिए, जो कि बड़े ही रैशनलाइज्ड होते हैं। बहुत से लोग जो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करते हैं मगर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी इस अनहेल्दी हैबिट को कंटिन्यू रखने के सैकड़ों बहाने होते हैं। यह लोग खुद से ही कहते हैं कि वे स्मोक करना जारी रखेंगे, क्योंकि उनके दोस्त ऐसा करते हैं। वे भले ही शॉर्ट लाइफ जिए, पर वह ऐश से जीना चाहते हैं, मस्ती से जीना चाहते हैं, और इसी में ही अपनी शान समझते हैं दोस्तों। स्मोकर्स के इसी नज़रिए की वजह से टोबैको कंपनीज का काम बहुत ईजी हो जाता है। सभी बड़ी टोबैको कंपनीज इस बात को पक्का करती हैं कि लोग उनकी पकड़ में रहें और उनके कस्टमर्स बढ़ते ही जाएं। लेकिन प्रोपेगेंडिस्ट जनता की सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स का इस तरीके से फुल फायदा उठाते हैं, जिसे कि ग्रैंडफिलून टेक्निक कहा जाता है दोस्तों। एक ऐसा तरीका जिसमें लोगों को एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसमें किसी एक की सेंस को खत्म कर दिया जाता है और दूसरों की सोच को खत्म कर दिया जाता है दोस्तों। उनकी पूरी सोच को एक झुंड की सोच बना दिया जाता है, और वो झुंड एक प्रोपेगेंडा के तहत गवर्न किया जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यूएस रेडियो पर्सनालिटी रश लिम्बॉग है दोस्तों। कंजर्वेटिव रेडियो टॉक का यह आइकन अपने एक्सट्रीम रिपब्लिकन व्यूज के लिए जाना जाता है, और ग्रैंडफिलून का एक मास्टर भी है। वह अपने सपोर्टर्स को डिट्टो हेड्स कहता है, क्योंकि लोग उनके मुंह से निकली हर बात को मान लेते हैं, और वह अपने आइडियाज का विरोध करने वालों की इंसल्ट करता है और उन्हें नीचा दिखाता है दोस्तों। तो उदाहरण के लिए वह लिबरल्स को स्टूपिड कहता है और दावा करता है कि सभी रेशियल माइनॉरिटीज क्रिमिनल्स होती हैं। कहीं ना कहीं डिट्टो हेड्स उनके ग्रुप के प्राउड मेंबर्स बन जाते हैं, जो इनका बचाव करते हैं दोस्तों। रैशनलाइजेशन की तरह यह ग्रुप आइडेंटिटी लोगों की लोनलीनेस के डर पर गेम खेलती है, और लोगों को डर दिखाकर अपने मतलब का काम निकालते हैं, जैसे कि ये लिम्बॉग चाहते हैं दोस्तों। वॉर ने प्रोपेगेंडा का जमकर यूज किया। हाँ दोस्तों, वॉर ने प्रोपेगेंडा का जमकर यूज किया, यानी कि युद्ध ने प्रोपेगेंडा का जमकर यूज किया। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। प्रोपेगेंडा टूल का एक स्पेसिफिक यूज एक वॉर में किया जाता है दोस्तों। इनफैक्ट इस प्रोपेगेंडा के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कि अपने मतलब के मिलिट्री कैंपेन के सपोर्ट को खड़ा करने के लिए इंफॉर्मेशन को मिसलीड करके इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि वे पब्लिक से सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की आशा करते हैं और सोल्जर्स को लड़ाई में झोंक देते हैं। तो वॉर इस बात का एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा, रैशनलाइजेशन और डर पब्लिक को प्रभावित करने में काम करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए इराक पर यूएस का हमला अमेरिकन लोगों पर जबरदस्ती थोपा गया था। हिटलर के जैसे डिक्टेटर सद्दाम हुसैन पर अपने रैशनल एक्शन को जताने के लिए ऐसा किया गया था बुश द्वारा। नेचुरली इस मैसेज ने ऐसा डर फैला दिया था कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने हमला नहीं किया तो सद्दाम हुसैन देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और यही नहीं, लोगों को इस बात से मैनिपुलेट किया गया था कि वह लोग ऐसा करके इराकी लोगों को इस तानाशाह के चंगुल से फ्री करेंगे। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था दोस्तों। इस तरीके की टैक्टिक्स ने हजारों निर्दोष इराकी सिविलियंस की कैजुअलिटीज करवाई दोस्तों, और यूएस मिलिट्री एक्शन पर से लोगों का ध्यान भटका दिया था। अमेरिकन्स इतने डरे हुए थे कि वे अपने इस डर से निकलने के लिए कोई भी डिसीजन लेने को तैयार थे, और एक्चुअली वे ऐसा सोचते थे कि इराकीज को मारकर वे सही में उनकी मदद कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, प्रोपेगेंडा आपसे क्या क्या करवा सकता है। जब तानाशाही की बात आती है, जो कि यह क्लियरली एक एनिमी को पोर्ट्रेट करता है और लोगों को उससे लड़ने को खड़ा करता है। और इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल नाजीज के अलावा
और कोई नहीं हो सकता दोस्तों। उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जूस लोगों के खिलाफ किया था। हिटलर ने ऐसा किया था, आप सभी को पता है। तो जूस को उन्होंने एक लालची भेड़िए के रूप में लोगों के सामने पोर्ट्रे किया हुआ था। हाँ दोस्तों, जूस को आर्यंस के ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज को डार्क हेयर और बिग नोज के साथ स्टीरियोटाइप के साथ कंपेयर करके उन्होंने जूस को अलग खड़ा कर दिया था और नाजीज ने उन्हें सोसाइटी के लिए खतरे और अननेसेसरी चीज के तौर पर खड़ा कर दिया था। फाइनली इसी रैशनलाइजेशन का एक दूसरा परफेक्ट उदाहरण है वियतनाम वॉर। इसने हजारों अमेरिकन जिंदगियों को अनबैलेंस कर दिया था, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना था कि यूएस मिलिट्री पर यह वॉर थोपना गलत था। एज अ रिजल्ट दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर को कंप्लीटली इरेशनल होकर एक्ट करना पड़ा दोस्तों। वॉर का ऑब्जेक्टिव टाइम के साथ साथ और भी खराब होता गया और लास्ट में यह इस हद तक बिगड़ गया दोस्तों कि इसका ऑब्जेक्टिव यह हो गया कि विन एट एनी कॉस्ट, और इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। धर्म संप्रदाय ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए प्रोपेगेंडा का यूज करते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। लोगों का मानना है कि धर्म संप्रदाय कुछ काले जादू से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, लेकिन पते की बात यह है दोस्तों कि धर्म भी बाकी प्रोपेगेंडिस्ट्स की तरह ही सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी डिफरेंट नाम से। इस धर्म संप्रदाय के लिए इसका नाम होता है रेसिप्रोसिटी, डिस्ट्रक्शन और सेल्फ सेल। इनमें से पहला है रेसिप्रोसिटी। ये एक पावरफुल टूल है दोस्तों। जब से ह्यूमन रेसिप्रोकेट एक्ट यानी मेल मिलाप की तरह झुका है, जिसमें कुछ छोटे से गिफ्ट जैसे फ्लावर देकर उनको अपनी काइंडनेस दिखाई जाती है, जैसे कि कुछ धर्म संगठन करते हैं दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे कि वो धर्म संगठन गलत हैं, सही हैं, पर वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हरे कृष्णा वाले नए डिवोटीज को रिझाने के लिए उनको कुछ गिफ्ट देते हैं या उनको प्रसाद कह के कुछ खाना खिलाते हैं। ऐसे गिफ्ट्स आपको दूसरों के प्रति समर्पण के लिए जोड़ते हैं, जिससे कि आपको फील होता है कि आप उनसे जुड़े हुए हैं दोस्तों। ये भी एक स्ट्रैटेजी ही है। जब आप उनके संप्रदाय से जुड़ जाते हैं तो वह अपना पॉइंट नंबर 2 यूज करते हैं, जो बहुत सारे धार्मिक संगठन ऐसा करते हैं। आप इसको क्रिश्चियनिटी में देख सकते हैं, हिंदुइज्म में देख सकते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में भी देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो दूसरे पॉइंट की बात की जा रही है वो है उनकी खोजी सोच और इंटेंशंस को डिस्ट्रक्ट यानी खत्म कर देना। ऐसा करने के लिए वे आपको लाइट हार्टेड म्यूजिक में शामिल होने को इनकरेज करते हैं, ताकि उनका मैसेज आपके माइंड में घूमता रहे और आप अपने आसपास होने वाली चीजों से कट जाएं। जब एक नया रिक्रूट उनके चंगुल में फंस जाता है तो वह उसे औरों को भी इसी सेम वैल्यूज और ज्वाइनिंग बेनिफिट्स के जरिए एक फॉलोवर को जोड़ने के लिए कहते हैं। ऐसा ही होता है दोस्तों, जिसको क्रिश्चियनिटी प्रचार कहती है, या हम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर देखते हैं कि एक मौलवी आपको कुछ पैसे उधार दे देता है और वो कहता है कि इसको चुकाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे पास आया करो रेगुलर बेसिस पे। तो वो इंसान उनके पास जाता है और धीरे धीरे उनका ही होके रह जाता है। ऐसा सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है दोस्तों, हम धर्म के प्रोपेगेंडा को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे धर्म अच्छे हैं, पर कोई भी धर्म बिना प्रोपेगेंडा के फैल भी नहीं सकता, ये भी हमें समझना होगा। एक फॉलोअर दूसरे फॉलोअर को बनाता है और जो फॉलोअर्स बनाते हैं उनको सबसे अच्छा डिवोटी माना जाता है, आपको तो पता ही होगा। तो इसके बाद उनका आता है पॉइंट नंबर 3, जो है सेल्फ सेल, जो कि सेकंड फंक्शन के तौर पर नए डिवोटीज के माइंड में स्ट्रांगली कल्ट यानी धर्म संप्रदाय को बैठा देता है। ये हिंदुओं में होता है, मुस्लिम में होता है, क्रिश्चियनिटी में होता है, आप बाकी धर्मों में भी देखेंगे दोस्तों। तो कल्ट्स के द्वारा जो दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है उसमें अपने मेंबर्स को बाहरी दुनिया से काट दिया जाता है और उनको इस कल्ट या संप्रदाय के लीडर्स पर डिपेंडेंट कर दिया जाता है। फॉलोअर्स को उनके फैमिली मेंबर्स को देखने और मिलने से मना कर दिया जाता है, ताकि वे संप्रदाय को छोड़ के वापस उनके पास ना चले जाएं। इस ग्रैंड फैलन टेक्निक का ग्रेट एग्जाम्पल यह है कि उनके दिमाग में यह डाला जाता है कि बाहरी दुनिया या आउटसाइडर्स जो भी हैं वो डेविल हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं राक्षस हैं। आप खुद में एक रोशनी को जो देखते हैं वही आपकी परमात्मा की रोशनी है और आपका गुरु ही आपका भगवान है। ऐसा करने के लिए कल्ट लीडर्स को एक करिश्मेटिक कम्युनिकेटर होना पड़ता है, जिनको अपनी सुपीरियरिटी और एक्सप्लेनेशन के कई गुर सीखने होते हैं, जो समय के साथ वो सीखते हैं दोस्तों, ताकि लोग उनकी पूजा कर सकें। हाँ दोस्तों, लोग उनकी वर्शिप तक करने लग जाते हैं। तो लास्ट में मेंबर्स खुद को एक ऐसे इल्यूजन या मायाजाल में फंसा हुआ पाते हैं
जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सोच और डिसीजन को अपने काबू में कर लेता है। इस तरीके की बंदिश मौत का भी कारण बन जाती है दोस्तों। कई लोग इसमें सुसाइड भी कर लेते हैं, जैसा कि कई संप्रदाय में उनके मेंबर्स के मास सुसाइड के रिजल्ट्स के तौर पर देखा गया। आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे इंटरनेट पे, आप मास सुसाइड्स डालिएगा, रिलीजन मास सुसाइड्स, आपको ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे अलग अलग धर्मों के अंदर। प्रोपेगेंडा को समझकर आप इससे निपट सकते हैं दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आपका अपने डेली बेसिस पर पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजमेंट्स और मास मीडिया के बहुत सारे प्रोपेगेंडा को लोगों को उल्लू बनाते हुए देखकर इजीली फ्रस्ट्रेटेड होना समझ आता है। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ जानकर भी लोग आंखों में पट्टी बांधकर सोच लेते हैं कि यह प्रोपेगेंडा उनको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कुछ सॉलिड तरीके भी हैं जिससे आप उन सिचुएशन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, यानी कि उन सिचुएशन से निपट सकते हैं दोस्तों। तो इनमें से एक है, आप खुद को एडुकेट करें और अपने बच्चों को भी बताएं कि प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि बच्चे कॉमनली ऐसे प्रोपेगेंडा के आसान शिकार होते हैं जिन्हें टॉयज और फास्ट फूड कमर्शियल से भटकाया जाता है। ये एड्स हर सैटरडे मॉर्निंग को कार्टून शो में और स्कूल में एजुकेशनल प्रोग्रामिंग के बीच बीच में प्ले किए जाते हैं। ऐसे प्रोपेगेंडा बच्चों को उनकी सोच समझ, परसुएशन के तरीकों से आर्ग्यूमेंट करने और एनालिसिस करने से रोकते हैं। यह उनको मैसेज की क्वालिटी को समझने से रोकते हैं दोस्तों, और इस तरीके से वो उन्हें यंग एज में ही अपने इशारों का गुलाम बना देते हैं। ऐसे में बच्चों को खुद को यह चैलेंज देकर पूछना चाहिए कि क्या एक नया टॉय उनको खुशियां दे पाएगा। ऐसे सवालों को पूछकर आप अपने बच्चों को एडवर्टाइजर्स के सही मतलब को गहराई से समझने में हेल्प कर सकते हैं। एक दूसरी स्ट्रैटेजी है जो प्रोपेगेंडा से लड़ने में पावरफुल है दोस्तों, जिसमें पर्सनली पॉलिटिशियंस और कंपनीज को उनके द्वारा किए गए दावों पर चैलेंज करना शामिल होता है। बहुत से लोग सिंपली पॉलिटिक्स से किनारा कर लेते हैं और वोट करने से मना कर देते हैं क्योंकि वह सिस्टम से एग्री नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है दोस्तों, आप पॉलिटिशियन से लिखवा सकते हैं दोस्तों और उनको उनके वादों और फैक्ट्स को पूरा करने पर मजबूर कर सकते हैं। आप यही सेम तरीका मीडिया आउटलेट्स पर भी आजमा सकते हैं और इम्पोर्टेंट इश्यूज की इन डीप कवरेज की डिमांड कर सकते हैं। अगर जब यह लोग और कंपनीज यह जान जाएंगे कि वह लोगों को सिर्फ सच्चे फैक्ट्स और ऑनेस्टी से ही परसुएड यानी भरोसे में ला सकते हैं, तो वह खुद ब खुद ही अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर लेंगे दोस्तों। आप इस तरीके से ही कंपनीज को भी लेटर लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में उनके दावों पर सवाल कर सकते हैं। उनका रिस्पॉन्ड सीरियस भी हो सकता है, क्या एक्चुअली उन्होंने आपको आपके सवालों का जवाब दिया था दोस्तों, या जस्ट और भी आपको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग मटेरियल सेंड कर दिया था। अगर आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो आपको अपना ध्यान कहीं और लगा देना चाहिए दोस्तों। उस प्रोपेगेंडा में फंसना नहीं चाहिए और बाकी प्रोपेगेंडास को बर्स्ट करके रियलिटीज को सामने लाने का हर भरसक प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, इस जबरदस्त बुक समरी के अंत में कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूं। पहला, परसुएशन और प्रोपेगेंडा सिर्फ पॉलिटिक्स के गलियारों तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट हम तो डेली कंपनीज और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोपेगेंडा के शिकार होते हैं, जिनमें से ज्यादातर कहिए कि इस तरीके से डिजाइंड की हुई होती हैं कि वह दुनिया के बारे में हमारे व्यूज को ब्रेन वॉश करके हमें अपने इशारों पर नचाते हैं, अक्सर बिना हमें पता लगाए बगैर दोस्तों। दूसरा पॉइंट, प्रोपेगेंडिस्ट्स केयरफुली अपने मैसेज के लिए लोगों को चुनते हैं ताकि ऑडियंस को भटका सके और उनको प्रोडक्ट की फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस करके वो उस पर जोर दिलवा देते हैं बजाय उनके कहे गए वर्ड्स पर फोकस करने के। इसकी सबसे क्लासिक ट्रिक है एक ऐसे ट्रस्टेड, रिस्पेक्टेड, प्यारे पब्लिक फिगर का यूज करना जो कि ऑडियंस से अपील कर सके दोस्तों। विराट कोहली कुछ बेचेगा, हम कैसे खरीद लेंगे? हम ये ध्यान नहीं देंगे कि एग्जैक्टली वो बेच क्या रहा है और वो बोल क्या रहा है। हम बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं दोस्तों सेलिब्रिटीज से, समझिएगा इस बात को, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। तीसरा पॉइंट, हम एंटरटेनमेंट के इतने आदी हो जाते हैं कि यहाँ तक कि हमें न्यूज भी एंटरटेनमेंट की फॉर्म में चाहिए होती है। पॉलिटिकल पॉलिसी या इकोनॉमिक प्रोसेसेस हमारे लिए बोरिंग न्यूज स्टोरीज बन जाती है। कोई क्लैरिटी से कुछ समझा रहा हो, हम बोर हो जाते हैं। जबकि टेररिज्म, मर्डर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी मसालेदार न्यूज पब्लिक फिगर बन जाती है दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, हम में से बहुत से लोग जब सीरियस न्यूज कवरेज का सामना करते हैं तो रियलिटी से भागने के लिए चैनल्स को बदलते रहते हैं। चौथा पॉइंट, प्रोपेगेंडा से बचने का एक अच्छा तरीका है कि आप खुद को एडुकेट करें और अपने बच्चों को भी बताएं कि प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि बच्चे कॉमनली ऐसे प्रोपेगेंडा के
आसान शिकार होते हैं जिन्हें टॉयज और फास्ट फूड कमर्शियल से भटकाया जाता है। तो दोस्तों, अंतिम सारांश में मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे चारों तरफ प्रोपेगेंडा है दोस्तों। हमें जो ज़रूरत नहीं है उस पर खर्च करने को मजबूर कराया जाता है इन प्रोपेगेंडा से। हमको उन पॉलिटिशियंस को वोट देने को बोला जाता है जिनको हमारी कोई परवाह ही नहीं होती, और हमारे बच्चों को वो टॉयज चिपका दिए जाते हैं जिनके प्लास्टिक का उनसे कोई मतलब ही नहीं होता दोस्तों। बस वो प्लास्टिक के टॉयज होते हैं, बस उसके दिमाग में वो फिट हो गया कि भैया ये खरीदना है मुझे। तो फॉर्चुनेटली हम प्रोपेगेंडा की सेंट्रल स्ट्रैटेजीज और उसके फंक्शंस को समझकर इससे लड़ सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं ना केवल आप इसको समझेंगे, आप लोगों तक भी इस बुक समरी को फैलाएंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं दोस्तों। हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें, और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जीक्यूटिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।